नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की ताकत को जिंदगी बदलने वाली कहानियों और सबक में बदलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और सोच को झकझोर देने वाली किताब की, ओपन टू थिंक, स्लो डाउन, थिंक क्रिएटिवली एंड मेक बेटर डिसीजंस, जिसे लिखा है डैन पॉन्टफ्रैक्ट ने। आज के दौर में जहां हर चीज में स्पीड और मल्टीटास्किंग को सक्सेस की चाबी माना जाता है, वही ये किताब हमें सिखाती है कि धीरे चलना, गहराई से सोचना और माइंडफुल डिसीजंस लेना ही असली सक्सेस की शुरुआत है। तो चलिए इस किताब की थॉट प्रोवोकिंग जर्नी में साथ चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सोच की ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। चैप्टर 1, वी स्टॉप थिंकिंग। सोचना ये एक ऐसी इंसानी शक्ति है जो हमें मशीन से अलग बनाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की फास्ट मूविंग दुनिया में हमने सोचना लगभग छोड़ ही दिया है। डैन पॉन्टफ्रैक्ट कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां स्पीड को सक्सेस समझा जाता है और जो इंसान धीरे चलता है या सोचने के लिए टाइम लेता है, उसे कमजोर या इनएफिशिएंट समझा जाता है। हर जगह पर, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो या घर, एक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है और सोचने को इग्नोर किया जाता है। पर ऑथर बताते हैं कि जब आप सोचते नहीं हैं, तब आप बस रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन से ज्यादातर गलतियां होती है। We've become a society that values speed over thought, action over reflection. ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि आज के समय का सबसे बड़ा ट्रूथ है। आज लोग प्लानिंग के बिना एग्जीक्यूशन करते हैं, सवाल पूछे बिना फॉलो करते हैं और खुद के विचारों पर सोचने की बजाय दूसरों की सोच को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। डैन पॉन्टफ्रैक्ट इस चैप्टर में बहुत क्लियर तरीके से बताते हैं कि थिंकिंग 3 फेजेस में डिवाइड होती है। क्रिएटिव थिंकिंग, नए आइडियाज के लिए ओपन रहना। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकली एनालाइज करना, सवाल पूछना। अप्लाइड थिंकिंग, जो सोचा उसे मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन इन तीनों का आधार है पॉज लेकर सोचना। सोचने के लिए समय निकालना एक लक्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। जब हम सोचते हैं तब हम क्लैरिटी डेवलप करते हैं और जब क्लैरिटी होती है तभी सही डायरेक्शन मिलती है। डैन हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम दूसरों के विचारों का हिस्सा बन जाएंगे और ऐसा होते ही हम अपना यूनिकनेस खो बैठेंगे। ये चैप्टर सिर्फ एक वार्निंग नहीं, बल्कि एक अवेकनिंग है कि अब भी समय है हम अपने दिन के कुछ मोमेंट्स खुद के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने थिंक टाइम के लिए रखें। चैप्टर 2, वी ओवरवैल्यू एक्शन। आज की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे एक्शन ही सब कुछ है। जितना ज्यादा आप बिजी दिखते हो, उतना ही वैल्यूएबल समझे जाते हो। लेकिन क्या ये सच में प्रोडक्टिविटी है या सिर्फ दिखावा? डैन पॉन्टफ्रैक्ट इस चैप्टर में साफ कहते हैं, हमने एक्शन को ओवरवैल्यू करना शुरू कर दिया है और थिंकिंग को अंडरवैल्यू। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यक्ति, हर सिस्टम आज आपको यही कहता है, डोंट जस्ट सिट देयर, डू समथिंग। लेकिन शायद असली एडवाइस ये होनी चाहिए, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर एंड थिंक। We have become obsessed with doing, and in the process, we have forgotten how to think. जब हर कोई नॉन-स्टॉप काम में लगा होता है, मीटिंग्स, टारगेट्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, तब हम अस्यूम करते हैं कि ये सब एक्शन प्रोडक्टिव है। लेकिन अगर वो एक्शन डायरेक्शनलेस हो, तो क्या वो वैल्यूएबल है? ऑथर कहते हैं कि एक्शन तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक वो सोच पर आधारित ना हो। सिर्फ जल्दी में डिसीजंस लेना या हर काम को मल्टीटास्क करना, ये दिखने में एफिशिएंट लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये एग्जॉशन और शैलो रिजल्ट्स लाता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सोचने का समय निकालना कोई टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। रिफ्लेक्शन से ही क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से ही राइट एक्शन पॉसिबल है। पॉन्टफ्रैक्ट एक और अहम पॉइंट उठाते हैं, बहुत बार हम बिजी दिखने के लिए काम करते हैं, लेकिन उस काम का कोई कोर उद्देश्य नहीं होता। ऐसा एक्शन सिर्फ नॉइज बनता है और असली इंपैक्ट खो जाता है। चैप्टर 3, वी अंडरवैल्यू थॉट। हमारी सोसाइटी ने एक्शन को भगवान बना दिया है और सोच को सिर्फ एक डिले मान लिया है। हम मानने लगे हैं कि सोचने में टाइम वेस्ट होता है और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। डैन पॉन्टफ्रैक्ट इस चैप्टर में कहते हैं कि जिस सोच के बल पर नए आइडियाज आते हैं, इनोवेशन होता है और डायरेक्शन तय होती है, आज हम उसी सोच को इग्नोर कर रहे हैं। थॉट इज सीन एज स्लो, वीक and unnecessary, but it's the foundation of meaningful action.
आजकल की वर्ल्ड में सोचने वाले लोगों को अक्सर कहा जाता है कि तुम बहुत ओवरथिंक करते हो या तुम बहुत लेट डिसाइड करते हो। लेकिन ओथर मानते हैं कि थॉटफुल लोग ही असल में वाइज डिसीजंस लेते हैं, वो जो सिर्फ रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन पर बने होते हैं। ओथर इस बात पर जोर देते हैं कि थॉट कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें ध्यान, सवाल और ऑब्जर्वेशन होता है। हमने सोचने की वैल्यू इसलिए खो दी है क्योंकि हम हर पल ऑक्यूपाइड रहना चाहते हैं। हमने थिंकिंग टाइम को अनप्रोडक्टिव मान लिया है। हमें सिखाया गया है कि पॉज लेने वाले लोग कमजोर होते हैं। जब हम सोच को इग्नोर करते हैं तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को खो देते हैं। ऐसे में हम जो भी डिसाइड करते हैं वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर आधारित होता है, न कि हमारे क्लैरिटी और कोर वैल्यूज पर। डैन पॉन्फ्रैक्ट कहते हैं कि अगर हम सोचने की ताकत को फिर से इंपॉर्टेंस देना शुरू करें तो हम न केवल बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं बल्कि एक पर्पसफुल लाइफ भी जी सकते हैं। चैप्टर 4 दी ओपन थिंकर। इस अध्याय में डैन पॉन्फ्रैक्ट एक नई सोच को इंट्रोड्यूस करते हैं, दी ओपन थिंकर। यह कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया नहीं है बल्कि एक बैलेंस्ड माइंडसेट है जो 3 डायमेंशंस को साथ लेकर चलता है। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अप्लाइड थिंकिंग। An open thinker is someone who intentionally balances creativity, critique and action. आज की दुनिया में कुछ लोग सिर्फ एक्सिक्यूट करते हैं, वो डूअर्स होते हैं। कुछ लोग सिर्फ आइडियाज में खोए रहते हैं, वो ड्रीमर्स होते हैं। लेकिन ओपन थिंकर एक ऐसा इंसान होता है जो आइडिया भी जनरेट करता है, उसे लॉजिकली टेस्ट भी करता है और सही समय पर उसे अप्लाई भी करता है। डैन कहते हैं कि ओपन थिंकिंग कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक डेवलप की जा सकने वाली आदत है। इसके लिए जरूरी है क्यूरियोसिटी, हर चीज को नए नजरिए से देखना, पेशेंस, जल्दी में डिसीजन ना लेना, डिसिप्लिन, जो सोचा है उसे एक्शन में लाना। ओपन थिंकर्स वे लोग होते हैं जो खुद से ये 3 सवाल पूछते हैं। क्या ये नया आइडिया वैल्यूएबल है? क्या ये लॉजिकली साउंड है? क्या ये रियल वर्ल्ड में यूजफुल है? आज की दुनिया में ऐसी थिंकिंग रेयर हो गई है क्योंकि लोग या तो ओवरथिंक करते हैं या बिना सोचे एक्शन में कूद पड़ते हैं। लेकिन एक ओपन थिंकर इन दोनों एक्सट्रीम से ऊपर होता है, वो बैलेंस बनाकर चलता है। डैन पॉन्फ्रैक्ट ये भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी ओपन थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए ताकि वहां सिर्फ काम नहीं, मीनिंगफुल काम हो। चैप्टर 5 क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी कोई आर्ट प्रोजेक्ट या पेंटिंग तक सीमित नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका है। डैन पॉन्फ्रैक्ट इस चैप्टर में बताते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग मतलब है नए नजरिए से चीजों को देखना, क्वेश्चंस पूछना और पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना। क्रिएटिव थिंकिंग इज अबाउट मेकिंग रूम फॉर आइडियाज टू ब्रीथ विदाउट रशिंग टू जज और एक्सिक्यूट। आज की फास्ट वर्ल्ड में हम आइडियाज को जल्दी जज कर लेते हैं। हमें हर सोल्यूशन जल्दी चाहिए और हर आइडिया तुरंत परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग पेशेंस मांगती है, स्पेस देती है इमेजिनेशन को अनफोल्ड होने का। ओथर कहते हैं कि हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है लेकिन हम उसे ग्रो करने का मौका नहीं देते क्योंकि हम खुद को जज करते हैं, मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं। हम डरते हैं कि हमारा आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हम बिलीव ही नहीं करते कि स्लो थॉट प्रोसेस से भी कुछ नया निकल सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा कुछ नया क्रिएट करें, इसका मतलब है नोन चीजों को न्यू पर्सपेक्टिव से देखना। डैन बताते हैं कि सबसे बड़ी इनोवेशन वहीं से आती है जहां लोग ओपन होते हैं, नई सोच के लिए, नई पॉसिबिलिटीज के लिए और नई कॉन्वर्सेशंस के लिए। क्रिएटिविटी तब ग्रो करती है जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं, आप खुद को अलाउ करते हैं बोर होने के लिए, आप खुद से डेली पूछते हैं क्या और कोई तरीका है सोचने का। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि क्रिएटिविटी किसी स्पेशल टैलेंट का नाम नहीं बल्कि एक हैबिचुअल सोच है जो आप कॉन्शियसली डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 6 क्रिटिकल थिंकिंग। इस अध्याय में डैन पॉन्फ्रैक्ट बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच क्या होती है और क्यों आज के समय में ये स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम जिस तेज रफ्तार की दुनिया में जी रहे हैं वहां डिसीजंस जल्दबाजी में लिए जाते हैं। सोचने से ज्यादा हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन सोचने का सही तरीका वही है जिसमें हम किसी बात को फेस वैल्यू पर न लेकर उसे समझें, परखें और फिर उस पर निर्णय लें। लेखक के अनुसार क्रिटिकल थिंकर वही होता है जो खुद की सोच पर भी सवाल उठा सके। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब दूसरों की बुराई निकालना नहीं होता,
बल्कि अपनी सोच को एग्जामिन करना होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट अबाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ अदर्स, इट्स अबाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ योर ओन थिंकिंग। डैन पॉन्फ्रैक्ट। लेखक इस अध्याय में 3 क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं जो एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर में होती है। क्लैरिटी यानी सोच में स्पष्टता, लॉजिक यानी हर बात के पीछे एक रीजन होना, और करेज यानी ये हिम्मत रखना कि जब जरूरत पड़े तब पॉपुलर सोच का भी विरोध किया जा सके। डैन ये भी कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं जहां जजमेंट तुरंत दिया जाता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकर जल्दी में निष्कर्ष नहीं निकालता, बल्कि हर पक्ष को सुनता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है। क्रिटिकल थिंकर यह भी समझता है कि हर चीज जैसे दिखती है वैसी जरूरी नहीं होती। बी स्केप्टिकल नॉट सिनिकल, बी थॉटफुल नॉट थॉटलेस। डैन पॉन्फ्रैक्ट। लेखक प्रैक्टिकल बातें भी बताते हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग को शामिल कर सकते हैं। जब भी कोई खबर पढ़ो, खुद से पूछो कि क्या यह सच है, इसका सोर्स क्या है। कोई भी फैसला लेने से पहले पॉज करो और सोचो। किसी से सहमत या असहमत होने से पहले उसकी बात को अच्छे से समझो। डैन ये मानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग से हम न सिर्फ बेहतर निर्णय ले पाते हैं, बल्कि हम ज्यादा अवेयर, रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनते हैं। ये अध्याय यही समझाने की कोशिश करता है कि सोचने की कला केवल फैक्ट्स जानने से नहीं आती। ये तब आती है जब हम उन फैक्ट्स को सवालों से गुजारते हैं और खुद से भी ईमानदारी से बात करते हैं। चैप्टर 7 अप्लाइड थिंकिंग। इस अध्याय में डैन पॉन्फ्रैक्ट हमें समझाते हैं कि अप्लाइड थिंकिंग का मतलब होता है अपनी सोच को प्रैक्टिकल रूप से इस्तेमाल करना। यानी आपने जो सीखा है, जो जाना है, जो सोचा है, अब उसे एक्शन में लाओ। केवल आइडियाज रखने या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब हम उस सोच को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं। थिंकिंग दैट लीड्स टू डूइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंकिंग ऑफ ऑल। डैन पॉन्फ्रैक्ट। लेखक बताते हैं कि अप्लाइड थिंकिंग में 3 की एलिमेंट होते हैं। इंटेंशनैलिटी यानी हर एक्शन के पीछे सोच होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन यानी एक्शन से पहले और बाद में सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। फॉलो थ्रू यानी जो सोचा है उसे डिसिप्लिन से इंप्लीमेंट करना चाहिए। अप्लाइड थिंकिंग उन लोगों की पहचान है जो केवल सोचे नहीं रहते, बल्कि उस सोच को कंस्ट्रक्टिव तरीके से रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। डैन पॉन्फ्रैक्ट ये भी कहते हैं कि बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए सोचते रहते हैं ताकि वो अवॉइड कर सके। यानी ओवरथिंकिंग को प्लानिंग समझ लिया जाता है, लेकिन प्लानिंग वही वैल्यूएबल होती है जब उस पर काम भी किया जाए। अप्लाइड थिंकिंग में करेज भी चाहिए, क्योंकि कई बार सोचने के बाद जो रास्ता चुनते हैं वो आसान नहीं होता। डोंट बी अ प्रिजनर ऑफ परपेचुअल प्लानिंग, एक्सिक्यूट योर थॉट्स विद पर्पस। डैन पॉन्फ्रैक्ट। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि अप्लाइड थिंकिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। जो लोग केवल आइडियाज जनरेट करते हैं लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते, वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। वही जो लोग अपनी सोच को काम में लाना जानते हैं, वो ग्रोथ की डायरेक्शन में बढ़ते रहते हैं। डैन मानते हैं कि अप्लाइड थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपने आइडियाज को टेस्ट कर पाते हैं। रियल वर्ल्ड में जब सोच को उतारा जाता है तभी पता चलता है कि वो कितनी वैलिड है, और यही प्रोसेस आपको एक मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल थिंकर बनाता है। अप्लाइड थिंकिंग का मतलब यह भी है कि आप अपनी सोच को दूसरों के साथ साझा करें, फीडबैक लें और उसे बेहतर बनाएं। यहीं पर ट्रू कोलैबोरेशन और इनोवेशन शुरू होती है। ये अध्याय हमें इस बात की क्लैरिटी देता है कि केवल अच्छा सोचना काफी नहीं है जब तक हम उस सोच को मीनिंगफुल एक्शंस में ना बदलें। चैप्टर 8 लर्निंग टू लर्न। इस अध्याय में डैन पॉन्फ्रैक्ट ये समझाते हैं कि असली सफलता उन्हें मिलती है जो सिर्फ चीजों को सीखते नहीं, बल्कि सीखने का तरीका भी सीख लेते हैं, यानी लर्निंग टू लर्न। आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में एक स्किल या नॉलेज को सीख लेना काफी नहीं है। जरूरी है कि हम लगातार सीखते रहें और खुद को बदलते रहें। टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, यू मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ टू लर्न। डैन पॉन्फ्रैक्ट। डैन बताते हैं कि लर्निंग एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव, इंटेंशनल और डायनामिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़नी है या कोर्सेज करने हैं। लर्निंग का मतलब है क्यूरियोसिटी बनाए रखना, खुद से सवाल करना, मिस्टेक से सीखना और बार बार अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करते रहना। वो कहते हैं कि जब हम कैसे सीखें, ये सीख जाते हैं, तब हम हर सिचुएशन से कुछ न कुछ निकाल पाते हैं। चाहे वो कोई डिफिकल्ट एक्सपीरियंस हो
कोई छोटी फेलियर हो या किसी दूसरे इंसान से बातचीत, हर जगह से सीखने की कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। रियल लर्निंग बिगिंस व्हेन द ईगो एंड्स। डैन पॉन्फ्रैक्ट। लेखक ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग लर्निंग को एक बर्डन समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीखना सिर्फ फॉर्मल सेटिंग में होता है, जैसे स्कूल या कॉलेज। लेकिन लर्निंग हर जगह हो सकती है। डेली कॉन्वर्सेशंस, रीडिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग और इवन सोशल मीडिया पर मीनिंगफुल कंटेंट कंज्यूम करके भी। डैन हमें यह भी सिखाते हैं कि लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो लोग रिजिड माइंडसेट रखते हैं वो जल्दी पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग ओपन रहते हैं नए आइडियाज, नए तरीके, नई पर्सपेक्टिव्स को लेकर, वो तेजी से ग्रो करते हैं। इसके अलावा ऑथर ये भी कहते हैं कि लर्निंग को डीप और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। यानी जो सीखा उस पर सोचो, उसका मतलब समझो और उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये क्लैरिटी जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स आर नॉट दोज हु नो मोर बट दोज हु आस्क बेटर क्वेश्चंस। डैन पॉन्फ्रैक्ट। ये अध्याय हमें सिखाता है कि लर्निंग एक माइंडसेट है, न कि सिर्फ एक्टिविटी। जब हम अपने लर्निंग प्रोसेस को खुद डिजाइन करना सीख जाते हैं, तब हम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। चैप्टर 9 टीम थिंक। इस अध्याय में डैन पॉन्फ्रैक्ट समझाते हैं कि आज की कॉम्प्लेक्स और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड में सिर्फ इंडिविजुअल थिंकिंग काफी नहीं है। जरूरी है टीम थिंक, यानी एक ऐसी सोच जो समूह के लिए हो, न कि सिर्फ खुद के लिए। ग्रेट टीम्स डोंट जस्ट थिंक टुगेदर, दे थिंक बेटर टुगेदर। डैन पॉन्फ्रैक्ट। टीम थिंक का मतलब है कलेक्टिव इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करना, मतलब सबकी सोच और आइडियाज को वैल्यू देना, सुनना और मिलकर बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना। डैन बताते हैं कि जब एक टीम ओपन, रिस्पेक्टफुल और साइकोलॉजिकली सेफ होती है, तब क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग दोनों में क्वालिटेटिव सुधार आता है। लेखक ये भी कहते हैं कि बहुत सी टीम्स बाहर से तो कोलैबोरेटिव दिखती है, लेकिन अंदर से वहां कंपटीशन, ईगो क्लैशेस और साइलेंस रहता है। ऐसे एनवायरनमेंट में लोग अपने ऑनेस्ट आइडियाज नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा। डैन इसे ग्रुप थिंक की स्थिति कहते हैं, जहां लोग सिर्फ अग्री करते हैं लेकिन सोचते नहीं। ट्रू टीम थिंक कम्स फ्रॉम इंक्लूजन, नॉट जस्ट इन्विटेशन। डैन पॉन्फ्रैक्ट। टीम थिंक को सफल बनाने के लिए जरूरी है एक्टिव लिसनिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन। जब हर मेंबर को लगता है कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है और उनके विचारों का वेट है, तभी वो ओपनली पार्टिसिपेट करते हैं। डैन ये भी समझाते हैं कि अच्छी टीम्स में डिसएग्रीमेंट को नेगेटिविटी नहीं बल्कि क्रिएटिविटी के टूल की तरह देखा जाता है। डिसएग्रीमेंट से नए सॉल्यूशंस निकलते हैं जब उसे रिस्पेक्टफुली हैंडल किया जाए। लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट को दबाया जाए तो टीम में फ्रस्ट्रेशन और डिसएंगेजमेंट बढ़ जाता है। लेखक ये सलाह देते हैं कि लीडर्स को ऐसी स्पेस बनानी चाहिए जहां हर वॉइस सुनी जाए और जहां साइलेंस का मतलब कंफर्ट नहीं बल्कि कंसर्न समझा जाए। लीडर्स को अपने ईगो को अलग रखकर टीम की विजडम पर ट्रस्ट करना आना चाहिए। डोंट जस्ट बिल्ड टीम्स दैट वर्क, बिल्ड टीम्स दैट थिंक। डैन पॉन्फ्रैक्ट। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट की सक्सेस सिर्फ स्मार्ट इंडिविजुअल से नहीं बल्कि स्मार्ट कोलैबोरेशन से आती है। जब सोच साझा होती है तब बदलाव भी शेयर्ड होता है और ओनरशिप भी। चैप्टर 10 कंक्लूजन, हाउ टू थिंक। इस अंतिम अध्याय में डैन पॉन्फ्रैक्ट हमें फिर से याद दिलाते हैं कि इस फास्ट पेस दुनिया में सोचना एक कला है और ये कला हमें धीरे चलकर गहराई से सोचने और पर्पसफुली डिसीजन लेने से आती है। थिंकिंग इज नॉट अ टास्क, इट्स अ डिसिप्लिन। डैन पॉन्फ्रैक्ट। लेखक कहते हैं कि आजकल हम इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि हमने सही मायनों में सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन सोचने का मतलब सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल प्रोसेस है जो हमें हमारे गोल्स, रिलेशनशिप्स और एक्शंस में क्लैरिटी देता है। इस किताब में 3 सोचने के मोड्स बताए गए थे, ड्रीम, डिसाइड और डू। और अब लेखक कह रहे हैं कि इन तीनों को बैलेंस्ड और इंटेंशनल तरीके से प्रैक्टिस करना ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। डैन हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी सोच के लिए समय बनाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या काम के लिए समय रखते हैं। रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ राइटर्स या फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है जो मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है। स्लो थिंकिंग डजंट मीन नो एक्शन,
इट मीन्स द राइट एक्शन। डैन पॉनफ्रैक्ट। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सोचने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलर रिफ्लेक्शन की जरूरत है। वो कहते हैं कि अगर आप सोच नहीं रहे तो शायद आप किसी और के विचारों पर काम कर रहे हैं। डैन हमें ये भी बताते हैं कि सोचने की आदत डेवलप करना कोई लक्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, सोचने की क्षमता ही आपकी डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और इंपैक्ट को डिफाइन करती है। डोंट आउटसोर्स योर थिंकिंग, ओन इट। डैन पॉनफ्रैक्ट। अंत में लेखक यही कहते हैं कि सोचने की जर्नी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। और अगर आप इस जर्नी पर कॉन्शियसली चलना शुरू करें तो आप ना सिर्फ बेहतर डिसीजंस लेंगे बल्कि ज्यादा अवेयर, क्रिएटिव और फुलफिल्ड इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी समरी ओपन टू थिंक की, एक ऐसी किताब जो हमें बार बार याद दिलाती है कि फास्ट डिसीजंस नहीं बल्कि थॉटफुल डिसीजंस ही हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस और पीस देते हैं। डैन पॉनफ्रैक्ट ने इस किताब में हमें 3 जरूरी सोचने के तरीकों से इंट्रोड्यूस कराया, ड्रीम, डिसाइड और डू, और ये बताया कि इन तीनों में बैलेंस बनाकर ही हम एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोचने की इस पावरफुल स्किल को सीखना चाहते हैं, और कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं रोहन हर हफ्ते लाता हूं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई से बनी समरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक मिलेगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो चेक जरूर करें। ध्यान रखिए, सोचिए, रुकिए और फिर सही फैसले लीजिए। यही असली विजडम है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।